Hi everyone, good evening all of you and welcome to Digital NCRT. ओके एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट नंबर 11 यानी कि अगला टेस्ट। कल टेस्ट नंबर 10 किया था, काफ़ी इजी टेस्ट था। उसमें आपने बताया भी था लास्ट में कि इतने मार्क्स आए हैं, तो बिल्कुल इजी टेस्ट था आपका। आज के टेस्ट में बताना कि कितने मार्क्स बनते हैं आपके, कितनी तैयारी हो चुकी है। ओके, इनके टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी के कि किस टॉपिक से ज्योग्राफी में क्वेश्चन मिलेंगे आपके। कृषि से रिलेटेड आपका टॉपिक है, प्रमुख फसलें हो गई, उनका वितरण हो गया, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, ये वाला टॉपिक होगा आज की क्लास का ज्योग्राफी में। सेम पैटर्न रहेगा आपका, टोटल 60 प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से 50-50 आपके डिवाइड होंगे, यानी कि 50 ज्योग्राफी के, 50 पॉलिटिकल साइंस के, 50 हिस्ट्री के और 50 बोल गई मैं, 15 होंगे आपके इको के। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, परंतु उत्पादकता के मामले में राज्यवार यानी कि अलग अलग राज्यों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो निम्नलिखित कथन दिए हैं, इनमें से विचार करना है और यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पंजाब में चावल की खेती पूरी तरह से सिंचित होती है और यहाँ उत्पादकता देश में सबसे ऊंचे स्तर में पाई जाती है। कहाँ की बात हो रही है? पंजाब की। सिंचित क्षेत्र, पूरी तरह से खेती जो होती है वो सिंचाई के ऊपर डिपेंड करती है, चावल की खेती। तो पहली बात यहाँ पे क्या हो जाएगी? सही होगी। यहाँ पे जो 99% हिस्सा है, 99% चावल क्या होता है? सिंचित क्षेत्र यानी कि सिंचाई की हेल्प से उगाया जाता है और इसी वजह से यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ऊंची पाई जाती है। अगला यहाँ पे है कि पश्चिम बंगाल में जलवायु परिस्थितियों की वजह से वर्ष में चावल की 3 फसलें, एक ओस, एक अमन और एक बोरो, तीनों उगाई जाती हैं। तो ये जो ओस होती है ये उगाई जाती है आपकी सर्द में, यानी कि शरदकालीन। अमन जो होती है वो होती है आपकी शीतकालीन और जो बोरो होती है वो ग्रीष्मकालीन होती है। ये भी बात यहाँ पे सही कही गई है और यहाँ पे कथन सत्य पूछा है ना, तो दोनों ही बातें सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है सेकंड, गन्ने की खेती के संदर्भ में हाल के दशकों में भारत में चीनी उत्पादकता का प्रतिरूप उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र कर्नाटक की ओर स्थानांतरित हो रहा है और इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है, यानी ये जो उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत की तरफ में स्थानांतरित हो रहा है, इसका इस तरफ स्थानांतरित होने का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। गन्ने की खेती से रिलेटेड है। पहला यहाँ पे कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से बताना है कि इनका मुख्य कारण क्या है। पहला क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में गन्ने की जो प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है और वहाँ की ठंडी आर्द्र जलवायु के कारण पेराई का सीजन लंबा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, ये बात सही है। तो इसमें यही पूछा है कि इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो आंसर तो पहला ही हो जाएगा। इसको बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक की, यानी दक्षिण भारत की बात हो रही है। यहाँ पे समुद्री और जो आर्द्र जलवायु होती है गन्ने में सुक्रोज यानी कि जो चीनी की मात्रा होती है उसको सूखने नहीं देती है और इसी की वजह से पेराई की अवधि उत्तर भारत की तुलना में काफी लंबी हो जाती है दक्षिण भारत में, जिससे मिलों को अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है, सूखने नहीं देती चीनी की मात्रा को, इसी वजह से उनको लाभ होता है। तो इसी वजह से ये दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो रही है, तो पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, मृदा क्षरण और कृषि समस्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म दिए हैं, इन पे विचार करना है। एक साइड में है आपका कृषि क्षेत्र और दूसरी साइड में है मुख्य समस्याएं। इनमें से आपको क्या करना है? युग्मों पे विचार करना है। कौन कौन सा युग्म सही से मिलाया गया है ऑलरेडी, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, पंजाब और हरियाणा मैदान, जो कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, पंजाब और हरियाणा मैदान, वहाँ पे मृदा लवणीय और क्षारीयता होती है, वहाँ की मृदा लवणीय और क्षारीय होती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सिंचाई की वजह से जो है यहाँ पे मृदा क्या हो गई है? लवणीय हो गई है सिंचाई की वजह से। सेकंड बात करिए चंबल बेसिन की, तो चंबल बेसिन जो अवनलिका अपर्दन की बात हो रही है, तो ये बीहड़ और खंड भूमि के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो ये बात भी मिलान सही है और पहला भी इसका सही है। पश्चिमी घाट के ढाल की बात हो रही है, तो यहाँ पे लेटेराइट मृदा का तिरव निस्खलन
लीचिंग की बात हो रही है, तो ये लेटेराइट मिट्टी बनती है यहाँ पे तीव्र निस्सालन यानी लीचिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जब भी मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं बारिश की वजह से, उनके बह जाने को ही क्या बोलते हैं, लेटेराइट मृदा का तीव्र निस्सालन। और ढाल है इसी वजह से वो बह जाती है यहाँ पे, और लेटेराइट मिट्टी बनती है इस वजह से। तो ये जो होगा ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों बातें सही हैं यहाँ पे। सही सम्मिलित कौन सा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा यानी डी। नेक्स्ट है झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है, यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव पूछ लिया है। पहला कथन यहाँ पे कह रहा है कि इसमें भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसको छोड़ दिया जाता है और वनस्पति को जला के राख को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि जो भारत में गलती पूछा है ना यहाँ पे, हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। जो झूम खेती, स्थानांतरित खेती वही होती है जब खेती की उर्वरता खत्म हो जाती है, तो नेक्स्ट अगली जगह पे जाकर के जंगल साफ करके वहाँ पे जला करके छोटे छोटे जो पौधे झाड़ियाँ होती हैं, फिर उसकी राख जो होती है खाद के रूप में वहाँ पे उपयोग करते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। फिर जब उसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट जगह पे चले जाते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि इसको मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा या फिर वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं, तो इनके नाम भी याद रखना, ये भी सही है। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे इसको बेवार या डहिया कहा जाता है, तो ये बात भी यहाँ पे सही कही गई है। इसका मतलब फोर्थ बच गया, तो इसमें कुछ ना कुछ कमी पाएगी। ये कृषि पद्धति पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक होती है क्योंकि इससे वनों का ह्रास और मृदा का अपरदन होता है। अब इसमें बात कहती है कि यहाँ पे मृदा का अपरदन होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तो सही हो जाएगा ना कि जो हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो जो हानिकारक होती है, क्योंकि हम मिट्टी का क्या कर देते हैं, वनों का ह्रास करते हैं, वनों को साफ करके तो खेती की जाती है ना, तो ये तो सही हो जाएगा। इसमें नेगेटिव कौन सा हो गया, मिल्पा बोलते हैं, रे बोलते हैं, बेवार और डहिया। उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको क्या बोलते हैं, झूम खेती के नाम से ही बोलते हैं। ये डहिया और बेवार ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। पहला पूछा है ना, इसमें नेगेटिव पूछा है और नेगेटिव इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर होगा इसका सी। इसमें बेवार और डहिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, वहाँ पे इसको बेवार और डहिया के नाम से जानते हैं। और जो बाकी यहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्य असम, नागालैंड है, वहाँ पे इसको झूम के नाम से ही जानते हैं, झूम के नाम से ही। तो बेवार और डहिया ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसको झूम के नाम से ही जानते हैं। और ये जो हो जाएगा बेवार और डहिया, ये यहाँ पे लिख लो आप, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थानीय नाम है इसके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में कॉफी के उत्पादन और वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कह रहा है कि भारत में मुख्य रूप से जो निम्न गुणवत्ता वाले रोबस्टा किस्म की उगाई जाती है कॉफी भारत में, निम्न गुणवत्ता वाली, जबकि अमेरिका की खेती जो है, अरेबिका की खेती प्रतिबंधित है यहाँ पे। अरेबिका की जो खेती है वो प्रतिबंधित है, और कम गुणवत्ता वाली जो रोबस्टा किस्म की उगाई जाती है भारत में कॉफी। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है कि कौन सा इनमें से सही होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है कि कॉफी की खेती के लिए तेज धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको छायादार वृक्षों के बिना सीधे खुले मैदानों में उगाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भारत में उच्च गुणवत्ता वाली जो अरेबिका किस्म के बड़े पैमाने पे उगाई जाती है, और यहाँ पे सीधे धूप से बचाने के लिए छायादार पेड़ भी लगाए जाते हैं, तो दोनों बातें यहाँ पे गलत हो गई। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के ढालों पे होता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पे कॉफी की जड़ों में पानी का ठहराव इसकी संवृद्धि के लिए अनिवार्य है, तो यहाँ पे जो इसकी जड़ें होती हैं, अगर पानी वहाँ ठहरेगा तो जड़ें गल जाती हैं, पानी में खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो यहाँ पे ठहराव नहीं होना चाहिए इसमें जड़ों में पानी का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी वाला जो हो जाएगा वो सही होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, नंबर 5 का आंसर होगा सी। अगला है हरित क्रांति के द्वितीय चरण की बात हो रही है। पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में पहचानी गई जो विसंगतियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किया गया था। इस क्रांति का मुख्य संकेंद्रण किस पे था, मुख्य ध्यान किस चीज के ऊपर था इसमें,
तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस चीज़ पे ध्यान था, इनमें से आपको बताना है। पहला है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को दुगना करना, इसके ऊपर ध्यान नहीं था इनका। पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ और जैविक कृषि तकनीकों के साथ में उत्पादकता बढ़ाना, तो ये यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, टिकाऊ और जैविक कृषि तकनीकों के साथ में उत्पादकता बढ़ाना। जो प्रथम हरित क्रांति के कारण मिट्टी खराब हो गई थी और भूजल जो था वो उसका स्तर गिर गया था। उसके बाद में बात करते हैं, डॉक्टर A.S. स्वामीनाथन ने इन सारी कमियों को दूर करने के लिए सदाबहार क्रांति का नारा दिया था। तो ये बात भी याद रखना है कि ये क्रांति का नारा किसने दिया था, ये दिया था M.S. स्वामीनाथन ने। इनका उद्देश्य था कि पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि जैविक खाद, देसी खाद हम बोलते हैं ना हरियाणवी में, जैविक खाद और टिकाऊ खेती जो है उसके द्वारा हम उत्पादन को बढ़ाएं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला है, कॉटन की खेती के लिए यानी कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में निम्नलिखित कथन दिए हैं, उनमें से आपको सही छांटना है कौन सा होगा। पहला है यहाँ पे कि इसके लिए न्यूनतम 210 पाला रहित दिन और खिली हुई धूप आवश्यक होती है। तो यहाँ पे पहला सही है, यहाँ पे खिली हुई धूप चाहिएगी तभी तो वो जो रुई का डंठल सा होता है सामने वो खिलता है, धूप नहीं मिलेगी तो वो बंधा रहेगा। तो यहाँ पे 210 दिन पाला रहित दिन मिलेंगे आपको, फ्रोस्ट फ्री डेज, और खिली हुई धूप जरूरी है। तो पहला सही हो जाएगा यहाँ पे। इसे पकने के समय उच्च तापमान और हल्की हल्की बारिश और सिंचाई की आवश्यकता भी होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो इसके लिए हल्की सिंचाई या हल्की सी बारिश और उच्च तापमान की जरूरत होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और दूसरा तो यहाँ पे सही हो गया। यह एक शुद्ध पदार्थ आधारित उद्योग है, इसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। तो इसकी बात करें अगर वजन की, तो कपास एक वजन घटाने वाला कच्चा माल नहीं होता, बल्कि कपास उद्योग एक शुद्ध पदार्थ पे आधारित तो है, यानी कि ये शुद्ध पदार्थ तो है बिल्कुल, ये वजन ह्रास उद्योग नहीं होगा, यानी कि वजन आधारित बात हो रही है। वजन प्रक्रिया निर्माण में इसका जो वजन है वो नहीं घटता है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। कपास की खेती के बाद में धागा हो गया, कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें इसका वजन नहीं घटता है, इसलिए इसको 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता भी होती है। और पकने के टाइम पे उच्च तापमान और हल्की बारिश भी होती है, शुद्ध पदार्थ भी है, लेकिन इसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता, ये बात गलत हो जाएगी। इसका जो वजन होता है वो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में नहीं घटता है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी और पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे है पहला और दूसरा, सही का चयन करना ना यहाँ पे, सही कूट, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहे हैं कि शुष्क भूमि यानी कि जो ड्राई लैंड फार्मिंग है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ड्राई लैंड फार्मिंग से रिलेटेड, शुष्क भूमि कृषि से रिलेटेड तकनीकों के ऊपर विचार करना है। पहला है कि नमी संरक्षण के लिए गीली घास या प्लास्टिक की परत बिछाना, मल्चिंग हम बोलते हैं गीली घास। जब कोई भी पेड़ पौधा हमने बो रखा है तो एक हम इस तरह से एरिया बना लेते हैं, गड्ढा सा, उसके अंदर बीज बोते हैं तो पौधा बन जाता है। फिर उस एरिया में हम पानी डालते हैं उस गड्ढे में पौधे के लिए, उसके अंदर हम अगर चारों तरफ घास बिछा देते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे सूखा नहीं आता, धूप जो है सीधी नहीं पड़ती है, वो पानी जो है सूखता नहीं है, वहाँ पे जो है थोड़ा गीला रहता है। हम देसी में बोलते हैं ना कि आल बनी रहती है जड़ में, तो वो चीज़ें होती हैं। क्योंकि हम खुद भी यहाँ पे पेड़ पौधे घर में लगा रखे हैं तो हम वहाँ पे वही करते हैं, जो घास वास होती है ना कोई भी, वो हम उसकी जड़ में डाल देते हैं ताकि वो जो उसकी नमी बना के रखता है पौधे की जड़ में। तो इसी वजह से तो पहला तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पहला यहाँ पे हो जाएगा सही। तो नमी संरक्षण के लिए गीली घास या फिर प्लास्टिक की परत बिछाना, ये बात भी सही है। शुष्क भूमि यानी कि शुष्क भूमि होती है एक तरह की बालू मिट्टी जैसी, जो एक बार पानी डाल दिया और फिर थोड़ी धूप आई और वो सूख गया, इस तरह की। ढाल भूमि पे समोच्च रेखीय जुताई करना, ये बात भी यहाँ पे सही कही गई है। और जो तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि फसलों का ऐसा चक्कर चुनना जिसकी जड़ें गहरी हों, तो क्योंकि जो नमी होती है ना वो बहुत नीचे होती है, ऊपर ऊपर सूखा रहता है और सूखा सहन कर सके, एक वो सूखा भी सहन कर सके। इनमें से किन तकनीकों का उपयोग शुष्क क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे तीनों का उपयोग किया जाता है, तीनों का उपयोग किया जाता है। हमारे घर में खुद का एक प्लॉट है, उसमें बहुत सी सब्जियां फल फ्रूट हमने खुद ने, मेरी मतलब सास है उसमें सारी चीज़ें वो बहुत उसमें लगी रहती है, तो मैं उनको देखती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पेड़ पौधों की,
मैं उन चीज़ों को देख-देख कर के ये खुद से ही ये जो एक्सपीरियंस है खुद से किया है। जो गीली घास होती है, प्लास्टिक की परत बिछाते हैं तो वहाँ पे सूखा कम आता है। ढाल भूमि होती है, समुच्चय रेखीय जुताई ये तो कभी की नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जो सूखे से हम बचा सकते हैं उसको कि जो पानी रोकने के लिए मेड़ बनाना और इस वजह से जहाँ पर भी ढलान होता है वहाँ पे पानी रुकता नहीं है, तो वहाँ पे मेड़ बनाना, जो डोले बनाना बोलते हैं ना वैसे। और गहरी जो जड़ें होती हैं, फसलें होती हैं जैसे बाजरा, ग्वार, ये जो फसलें होती हैं उनको उगाना सबसे कारगर होता है जहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बातें यहाँ पे सही है, तो आंसर होगा इसका डी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय कृषि में संस्थागत सुधारों की बात हो रही है। संस्थागत सुधार, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जमींदारी और जो मध्यस्थों का उन्मूलन हो गया ये भी शामिल है। जोतों की जो चकबंदी होगी वो भी इसमें शामिल है संस्थागत सुधारों में ही। और जो भूमि सीमा निर्धारण है, सेलिंग एंड लैंड होल्डिंग की बात हो रही है तो ये भी इसी में शामिल है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। और बात करें अगर उच्च पैदावार वाले जो HYV और ट्रैक्टरों का जो वितरण है, ये आपका तकनीकी सुधार में है। किस में शामिल हो जाएगा ये आपका तकनीकी सुधार में है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला होगा। 9 का आंसर हो जाएगा सी, तकनीकी सुधार, टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY और जो हालिया कृषि नीतियां हैं उनका मुख्य उद्देश्य कृषि में मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन करना है। इनका प्राथमिक लाभ क्या है? वैल्यू एडिशन करने का जो प्राथमिक लाभ है वो क्या होगा? तो यहाँ पे पहला है कि बिचौलियों की संख्या में वृद्धि करना ताकि रोजगार बढ़े। बिचौलियों से रोजगार नहीं बढ़ता है। कटाई के बाद होने वाले जो नुकसान है उसको कम करना और किसानों की आय में सीधे वृद्धि करना। तो ये इसका जो मुख्य लक्ष्य है या उसका जो प्राथमिक लाभ है वो यही होता है कि कटाई के बाद की बात हो रही है, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन का मतलब है कि फसल को सीधे बेचने की बजाय उसका जो वैल्यू एडिशन की बात हो रही है उसका मतलब है फसल को सीधे बेचने की बजाय उसकी जो प्रोसेसिंग है, जैसे टमाटर बेचने की बजाय उसका सॉस या केचप बना लेना। इससे फसल सड़ने से भी बच जाती है और किसान को कई गुना अधिक दाम भी मिलता है। तो यहाँ पे जो कटाई के बाद होने वाला नुकसान है फसल के खराब होने का या कुछ और, तो किसानों की आय में सीधे वृद्धि करना। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों पे विचार करना है, मक्का, मूंगफली, अरहर और जूट। इनमें से अब कौन सी फसलें हैं भारत में मुख्य रूप से खरीफ ऋतु के दौरान उगाई जाती हैं? कौन सी है? खरीफ का जो एग्जाम्पल है वो कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे? तो खरीफ ऋतु की जो फसल होती है उसका जो चारों फसलें होती है ये मानसून के आगमन में, ये जो चारों फसलें हैं ये खरीफ की फसल का ही एग्जाम्पल है। ये मानसून के आगमन यानी कि जून जुलाई का जो महीना होता है, जून और जुलाई महीना, जून जुलाई के समय में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें। और जो कटाई का मौसम होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। इसलिए ये सारी फसलें जो होंगी वो खरीफ की फसलें होंगी, मक्का, मूंगफली, अरहर और जूट। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला है नेक्स्ट का 12th। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 12th क्वेश्चन। ये जो यहाँ पे विशेषताएं दी गई हैं, ये जो वितरण यानी कि विशेषता ऊपर दी गई है वो किस फसल से संबंधित है ये आपको बतानी है। पहला यहाँ पे दिया गया है कि ये फसल उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु की है। इसके लिए पाला अत्यंत हानिकारक होता है और इसे कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। इसके लिए सुपरवाहित हल्की दोमट मिट्टी जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है ये सबसे उपयुक्त होती है। तो चूने की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए 100 से या 50 या 100 सेंटीमीटर से जो वर्षा होनी चाहिए वो इससे कम होनी चाहिए। और फसल जो होती है वो उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु की है, पाला अत्यंत हानिकारक होता है। ये जो विशेषता है ये कौन सी फसल से संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपकी तंबाकू से संबंधित। तंबाकू की जो भौगोलिक दशाएं यहाँ पे दी गई हैं कि इसके लिए तंबाकू के पौधे के लिए पाला जो होता है वो हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। इसमें चूना युक्त हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसे कम से कम 50 या 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? तंबाकू की। अगला क्वेश्चन है नंबर 13 का, भारत के कुछ राज्यों में भूमि सुधार कानून अत्यधिक सफल रहे जबकि कुछ राज्यों जैसे कि यहाँ पे जो भूमि सुधार कार्य कानून चलाए गए थे कुछ राज्यों में सफल रहे और कुछ राज्यों में विफल रहे। इनमें से किस राज्य समूह में बटाईदारी सुधार की बात हो रही है?
तो ये ऑपरेशन बरगा के माध्यम से भूमि सुधार सबसे प्रभावी ढंग से लागू हुआ था। ऑपरेशन बरगा की बात हो रही है, कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल और केरल में, पश्चिम बंगाल और केरल में। तो आंसर होगा इसका बी। यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल और केरल की, तो भारत में जो भूमि सुधार सबसे ज्यादा वामपंथ प्रभावित राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, वहां पे बटाईदारों या फिर पट्टेदारों को कानूनी अधिकार देने के लिए ऑपरेशन बरगा चलाया गया था, और केरल में सबसे ज्यादा सफल रहा था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और केरल में। तो दोनों इसके याद रखना किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन बरगा से। नेक्स्ट है चाय और रबर जैसी जो बागानी फसलें होती हैं, इनकी मुख्य आर्थिक विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी मुख्य आर्थिक विशेषताएं बतानी है चाय की और रबर की। तो चाय और रबर की बात होती है तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि ये कम पूंजी और अत्यधिक पारिवारिक श्रम पर आधारित जीवन निर्वाह कृषि है। तो जीवन निर्वाह कृषि नहीं है चाय और रबर, ये औद्योगिक स्वरूप की कृषि है। इसमें भारी पूंजी निवेश करना पड़ता है, वैज्ञानिक विधि और जो कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। आंसर इसका हो जाएगा सही बी। बागानी या फिर रोपण कृषि है चाय और रबर, कॉफी, ये सभी ये बड़े कारखाने और उद्योग की तरह काम करती हैं, और इसमें बहुत बड़ी जमीनों पे स्टेट्स के ऊपर एक ही फसल वैज्ञानिक तरीके से उगाई जाती है। इसमें भारी मात्रा में लेबर और पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो ये पारिवारिक श्रम के लिए नहीं होती, वो गेहूं वगैरह होते हैं, ये जो होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। गेहूं की खेती के लिए कूल ग्रोइंग सीजन की बात हो रही है, उसमें पकने के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। कूल ग्रोइंग सीजन और पकने के समय तेज धूप चाहिए गेहूं के लिए। भारत की किस भौगोलिक कारक के कारण जनवरी फरवरी में होने वाली वर्षा उत्तर पश्चिमी मैदानों में गेहूं की फसल के लिए अमृत मानी जाती है? गेहूं की फसल के लिए अमृत मानी जाती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ। कौन सी मानी जाती है? पश्चिमी विक्षोभ मानी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सर्दियों में भूमध्य जो सागर है वहां से उठने वाले चक्रवात, जिनको पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में, हरियाणा पंजाब में हल्की हल्की बारिश करते हैं। और ये जो मावठ या फिर सर्दियों की बारिश या गेहूं की फसल के लिए सोने की बूंदें भी मानी जाती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मावठ भी बोलते हैं। मावठ, सोने की बूंदें भी बोलते हैं गेहूं के लिए, सोने की बूंदें, सोने की बूंदें भी इनको बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला हम स्टार्ट करेंगे 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और जो टॉपिक होगा वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड। हर बार एक दो क्वेश्चन आपकी इसमें से आते हैं, और इसकी अलग से मैंने क्लास भी ले रखी है, जो शॉर्ट वीडियो है, भारतीय पुनर्जागरण और समाज सुधार आंदोलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का पहला, सबसे पहला दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के वैचारिक और प्रशासनिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है कि लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत के सिद्धांत, यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, जो उसने नीति अपनाई थी कि जो यहाँ पे किसी का भी पुत्र नहीं होगा, किसी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसको उसमें मिला लिया जाएगा। उसमें मतलब ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा, ये बात इसने कही थी। इसको नाम दिया गया था हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, व्यपगत का सिद्धांत। किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इस नीति के द्वारा केवल राजनीतिक असंतोष ही नहीं, बल्कि जो शासक वर्ग थे उनमें गहरा सामाजिक असुरक्षा का भाव पैदा किया था। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली में कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत ने पारंपरिक कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों को ठेस पहुंचाई थी। यानी कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली में कानून के समक्ष सभी को समान होने का अधिकार दिया गया था, कि अंग्रेजों की जो कानून के समान सब बराबर है नीति ने समाज के जो ऊंचे ऊंचे और कुलीन वर्ग थे उनके पारंपरिक जो दबदबा था उसको एक तरह से उनके विशेष अधिकार को खत्म कर दिया, जिससे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। तो ये भी बात यहाँ पे सही हो जाएगी, और यहाँ पे सही बताना है तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। उसी के दौरान विभिन्न केंद्रों पे विद्रोहियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक परिषदों के संदर्भ में दिल्ली का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? तो ये जो नेतृत्व था ये था जनरल बख्त खान के हाथ में। जनरल बख्त खान के हाथ में। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो दिल्ली का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। लेकिन वो जफर जो थे वो एज हो गई थी उनकी, बूढ़े हो गए थे, ना लड़ सकते थे। तो उन्होंने दिल्ली में सेना का जो असली और व्यवहारिक नेतृत्व था, बरेली से आए थे सैनिक जनरल बख्त खां, उनके हाथों में सौंपा था। तो ये थे जनरल बख्त खां।
नेक्स्ट है निम्नलिखित इतिहासकारों और उनके द्वारा 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में दिए गए जो मत हैं उनका मिलान करना है। पहला है इतिहासकार और दूसरे हैं यहाँ पे मत या स्वरूप, क्या क्या उनके स्वरूप थे, क्या उन्होंने मत दिए थे, क्या उनके विचार थे। पहला है और कौन सा सही सुमेलित है इनमें से ये देखना है। पहला है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो टी.आर. होम्स की बात हो रही है तो सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध, इनका मत था, तो ये पहला तो सही है। सर जेम्स आउटरम सर जेम्स आउटरम की बात करें तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम, ये भी सही है। और L.E.R. रीज ईसाई धर्म के विरुद्ध एक कट्टरपंथियों का युद्ध है, ये भी सही है। मतलब इनके मत और विचार बताने हैं तो ये तीनों ही बातें यहाँ पे सही है, तो आंसर तो इसका यही हो जाएगा डी, पहला दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा और तीसरा। अंग्रेजों ने एक विद्रोह दिखाने के लिए अलग अलग तर्क दिए थे, अंग्रेजों ने अलग अलग अपने विचार दिए थे या तर्क दिए थे। उसमें टी.आर. होम्स ने इसको क्या कहा था, सभ्यता यानी कि अंग्रेज बनाम बर्बरता भारतीय का युद्ध कहा था, यानी अंग्रेजों बनाम भारतीयों का युद्ध बताया था, तो सभ्यता और बर्बरता का युद्ध बताया था टी.आर. होम्स ने। और जेम्स जो आउटरम है उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त षड्यंत्र बताया था, तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। और बात करें L.E.R. रीज, इन्होंने ईसाई धर्म के खिलाफ कट्टरपंथियों की लड़ाई कहा था। क्या कहा था, ईसाई धर्म के विरुद्ध कट्टरपंथियों की लड़ाई या फिर कट्टरपंथियों का युद्ध। तो यहाँ पे तीनों मिलान सही किए गए हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए गठित पील कमीशन इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी। पील कमीशन की मुख्य सिफारिश क्या थी, तो इसकी जो मुख्य सिफारिश थी वो थी सेना में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत रेजिमेंटों का गठन जातीय और क्षेत्रीय आधार पर करना। क्या था, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारतीय सैनिकों की एकता को देख करके अंग्रेज डर गए थे कि ये तो सारे एक हो गए, हिंदू मुस्लिम सभी एक हो गए। तो पील कमीशन की सिफारिश पे उन्होंने सेना में ही फूट डालने के लिए जाति और क्षेत्र के आधार पे रेजिमेंट बनाए थे, जैसे सिख रेजिमेंट बना दिया, गोरखा रेजिमेंट बना दिया, हिंदू रेजिमेंट बना दिया, ताकि वो कभी आपस में मिल करके दोबारा से विद्रोह ना करें। तो फूट डालो और राज करो की नीति को ही अपनाया था इन्होंने, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, पील कमीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या तर्क देता है, इनमें से कौन सा तर्क देता है मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो। पहला है कि ये केवल एक सामंती प्रतिक्रिया थी जो अपने खोए हुए विशेष अधिकारों को वापस पाना चाहती थी, गलत है। ये विदेशी शासन के खिलाफ पीड़ित सैनिकों कृषक वर्ग का एक संयुक्त सैनिक कृषक विद्रोह था। एक विदेशी शासन के खिलाफ पीड़ित सैनिकों और कृषक वर्ग का एक सैनिक कृषक विद्रोह था, तो ये बात यहाँ पे सही है। जब मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि सैनिक भी असल में वृद्धि में किसान ही थे, क्योंकि वे ग्रामीण परिवारों से आते थे, यानी कि गांव से आते थे। भारी टैक्स, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से किसान और सैनिक दोनों ही दुखी थे, इसलिए एक संयुक्त जन विद्रोह या फिर किसान सैनिक आंदोलन था, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों के दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, कौन सा गलत यहाँ पे कथन जो है वो गलत है, गलत बताना है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों के आधार पर प्रमाणित किया कि हिंदू धर्म का मूल दर्शन एकेश्वरवाद है। क्या किया था उन्होंने कि ये जो हिंदू धर्म यानी कि हिंदू धर्म का मूल दर्शन क्या है, एकेश्वरवाद है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ना कि गलत। नेक्स्ट है कि उन्होंने 1809 में फारसी भाषा में ही तुहफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये भी सही है, उनकी पुस्तक का नाम याद रखना है। उन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहित वर्ग के वर्चस्व और अर्थहीन धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया था, तो ये भी सही बात है यहाँ पे। और वह पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा की ओर घोर विरोधी थे और भारत को केवल प्राचीन संस्कृत शिक्षा की ओर ले जाना चाहते थे, ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। उनका मानना था कि आधुनिक जो विज्ञान है उसको सीख कर ही भारतीय समाज अंधविश्वासों से मुक्त हुआ है,
ये पूरी तरह से यहाँ पे गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी और पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा, जो वेस्टर्न साइंस है और फिलोसफी है, उसकी बहुत बड़ा समर्थन किया था। उनका मानना था कि जो आधुनिक विज्ञान को सीखकर ही भारतीय समाज अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएगा। जो अंधविश्वास है, जैसे सती प्रथा जैसे जो पहले की चीजें चली आ रही थी, तो उनका भी विरोध उन्होंने किया था, रुकवाने के लिए उन्होंने काम किया था। तो ये जो थे उन्होंने आधुनिक शिक्षा पे जोर दिया था, ना कि उनका विरोध किया था। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी और आंसर यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट है 22 का तत्वबोधिनी सभा से रिलेटेड 1839 में गठन किया गया था तत्वबोधिनी सभा का, और इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इस सभा का मुख्य वैचारिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? किस वजह से इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की 1839 में स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना उन्होंने की थी जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी। उनके जो विचार थे, ब्रह्म समाज के विचार, उनको जिंदा रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था? 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। तो आंसर इसका पहला यहाँ पे दिया गया है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना, उपनिषदों के तत्व ज्ञान को बंगाली भाषा में जन जन तक पहुंचाना, इसलिए उन्होंने क्या किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। नेक्स्ट है 23वां, 29वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इसके जो प्रेरणेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो थे, हिंदू कॉलेज और कोलकाता के शिक्षक थे, कलकत्ता के शिक्षक। सेकंड वाला है कि ये आंदोलन फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों से गहराई से प्रेरित था। और थर्ड है कि इसकी सीमा ये थी कि ये व्यवहारिक सामाजिक समस्याओं से दूर केवल जो बौद्धिक विलासिता तक ही सीमित था। तो तीनों बातें यहाँ पे सही कही गई हैं। यहाँ पे सही को चूज करना है आपको, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों यहाँ पे सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। जब भी इन्होंने कहा था कि यंग बंगाल आंदोलन, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन प्रोफेसर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने चलाया था। इसके युवा छात्र फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर के जो पुरानी परंपराएं थी उनको खुल करके विरोध करते थे, लेकिन ये आंदोलन केवल कॉलेज के जो पढ़े लिखे शहरी युवा थे वहीं तक सीमित था, गाँव तक ये नहीं पहुंच पाया था। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बातें सही है। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के शैक्षिक और सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से असत्य है? इनका ये जरूर याद रखना है आपको, नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव पूछा है, इसमें असत्य पूछा है यानी नेगेटिव देखना है। उन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो रही है, तो उन्होंने एक तो बाल विवाह के विरोध में काम करवाया था, बाल विवाद के विरोध में, तो इनका जो नाम आता है वह बाल विवाह विरोधी कानून से रिलेटेड है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण जातियों के प्रवेश को कानूनी और व्यवहारिक रूप से अनिवार्य करवाया था। ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, ये वाला यहाँ पे, हाँ पहला यहाँ पे सही है, नेगेटिव पूछा है ना। संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण जातियों के प्रवेश को कानूनी और व्यवहारिक रूप से अनिवार्य बनवाया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। ओके, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से रिलेटेड है, बाल विवाह के बारे में मैं बोल गई थी, तो ये यहाँ पे हो गया था हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित करवाने में केंद्रीय भूमिका इन्होंने निभाई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही कही गई है, नेगेटिव देखना है। ओके, थर्ड यहाँ पे दिया गया है नेगेटिव ही। उन्होंने बाल विवाह के विरोध में पूरी तरह से पाश्चात्य ईसाई कानूनों का सहारा लिया था और हिंदू शास्त्रों को खारिज कर दिया था। हिंदू शास्त्र थे उनको खारिज कर दिया गया था, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। इन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों को गहन अध्ययन करके समाज को ये साबित करके दिखाया था कि हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें कहीं पर भी विधवा विवाह की मनाही नहीं है, विधवा विवाह को मनाही नहीं की गई है, बाल विवाह के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी। तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये वाला गलत है, तो आंसर यही होगा सी वाला। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सीधा आंसर टिक कर देती हूँ, इनको हटा करके आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा यही वाला सी। उन्होंने बंगाल के विभिन्न जिलों में लगभग 35 बालिका जो विद्यालय थे उनकी स्थापना और अपने व्यक्तिगत खर्च और प्रयासों से की थी, ये बात यहाँ पे सही है, तो आंसर इसका सी ही होगा, नेगेटिव पूछा है। नेक्स्ट है यहाँ पे
ज्योतिराव फुले के द्वारा रचित है गुलामगिरी। गुलामगिरी ज्योतिराव फुले के द्वारा रचित है। 1873 में पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला है कि ये पुस्तक उन्होंने अमेरिका के उन नागरिकों को समर्पित की थी जिन्होंने श्वेत दासों को मुक्त कराने के लिए गृह युद्ध लड़ा था। तो बिल्कुल ये बात सही है इनके बारे में। इस पुस्तक में इन्होंने बलिराज की कथा को पुनर्व्याख्यायित करके आर्य आक्रमण सिद्धांत के माध्यम से शूद्रों के शोषण का जो है उजागर किया था। तो ये बात भी यहाँ पे सही कही गई है। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, अमेरिका के उन लोगों को समर्पित की थी जिन्होंने गुलाम प्रथा खत्म करके लड़ाई लड़ी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं यानी कि राजा बलि यानी बलिराज को किसानों और दबे कुचले समाज को नायक माना था। तो आंसर इसका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट है 26 का नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। पश्चिमी भारत में प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना हो रही है। यहाँ पे प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने की थी, परंतु इसको वास्तविक वैचारिक और बौद्धिक नेतृत्व महादेव गोविंद रानाडे ने प्रदान किया था। रानाडे द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक मंच को सामाजिक सुधारों के विवादों को दूर रखना और अलग से सामाजिक मुद्दों पे बहस करना। उन्होंने कांग्रेस के राजनीतिक मंच को सामाजिक सुधार के जो विवाद है उनसे दूर रखना और अलग से सामाजिक मुद्दों पे बहस करना, पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। इन्होंने समाज को सुधारना भी जरूरी समझा था। गोविंद रानाडे का मानना था कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ समाज को सुधारना भी जरूरी है। कांग्रेस के मंच पे केवल राजनीतिक बातें हो, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ ही नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, जो कांग्रेस के अधिवेशन के तुरंत बाद सामाजिक बुराइयों पर चर्चा करती थी। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला। नेक्स्ट है यहाँ पे 27। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज आंदोलन के तहत शुद्धि आंदोलन, इसका मुख्य सामाजिक धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा था? सामाजिक धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा था शुद्धि आंदोलन या आर्य समाज के तहत शुद्धि आंदोलन का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसने हिंदू धर्म के भीतर जाति प्रथा का पूरी तरह समाप्त करके अंतरजातीय विवाह को अनिवार्य किया था। ये गलत हो जाएगा। उन्होंने उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल होने का अवसर दिया था जिन्होंने पूर्व में स्वेच्छा या दबाव में आकर के किसी भी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये बात यहाँ पे सही है, यानी कि सेकंड वाला यहाँ पे सभी शुद्धि आंदोलन जो था उसका सामाजिक धार्मिक प्रभाव यही था कि किसी भी वजह से किसी भी उन लोगों को घर वापसी कराना जो इतिहास में किसी भी दबाव, लालच या मजबूरी की वजह से मुस्लिम या फिर ईसाई बन गए थे, उनको वापस अपने धर्म में आना। तो ये बात यहाँ पे सही कही गई है। नेक्स्ट है 28 का बाल विवाह और सहमति की आयु के संदर्भ में बहराम जी एवं मालाबारी BM मालाबारी के प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। इस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक द्वारा विरोध करने का मुख्य कारण क्या था? इसका विरोध क्यों किया था? 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, इसका जो बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था उसका मुख्य कारण क्या था? क्यों किया था इन्होंने विरोध? तो जब बाल गंगाधर तिलक थे वो बाल विवाह के विरोध में थे, लेकिन वे अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में कानूनी बनाने के भी सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो गुलामी की हालत है उसमें विदेशी सरकार को हमारे घर या समाज के नियम तय करने का कोई भी हक नहीं है, वो हम खुद से तय करेंगे। तो उनका मानना था कि सामाजिक सुधार भारतीयों द्वारा स्वयं अंदर के होने चाहिए, ना कि विदेशियों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा। तो इसका सही आंसर इसका बी हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। वो बाल विवाह के सख्त विरोधी थे, ना कि समर्थक में। ये गलत है। उन्होंने पारसी होने के कारण व्यक्तिगत वैमन रखे थे, ये भी गलत हो जाएगा। और उन्होंने लड़कियों की विवाह योग्य 21 वर्ष कर दी थी, ये भी गलत हो जाएगा। उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे कानून है वो बाहर से आकर के कोई भी क्यों बनाए, हमारे कानून है हम खुद बनाएंगे। नेक्स्ट है 29 का। नेक्स्ट है 29 का दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी 1916 की स्थापना CN मुदलियार और TM नायर और P त्यागराज चेट्टी के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी, किसके द्वारा की गई थी? ये बात यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है सारी डिटेल, और इसकी जो मांगे थी वो बतानी है।
पहला है मद्रास प्रेसिडेंसी में विधायी और प्रशासनिक सेवाओं में गैर ब्राह्मण जातियों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो ये बात यहाँ पे सही है, यानी कि उनकी मांगे यही थी। उनकी मांगे यही थी कि 20वीं सदी की शुरुआत में मद्रास में सरकारी नौकरियां और जो राजनीति में ब्राह्मणों का दबदबा बहुत ज्यादा था, इसके खिलाफ में गैर ब्राह्मण हो गए जैसे मुदलियार, नायर, उन्होंने एकजुट होकर के जस्टिस पार्टी बनाई थी और जनसंख्या के हिसाब से नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी। तो आंसर होगा इसका पहला यानी ए। और लास्ट है हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत जो प्रैक्टिकल वेदांत है उसमें सामाजिक सुधारों के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन उनकी मूल विचारधारा को दर्शाता है? कौन सा मूल विचारधारा को दर्शाता है यहाँ पे बताना है। तो पहला है कि वो मानते थे कि जब तक देश की भूखी और अज्ञानी जनता कष्ट में है तब तक ईश्वर की केवल मंदिरों में ही पूजा करना व्यर्थ होगा। तो ये बात यहाँ पे सही है, उनका मानना यही था। स्वामी विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत यही कहता था कि असली धर्म केवल किताबों और मंदिरों में नहीं होता, बल्कि गरीब और जो दुखी इंसान है उनकी सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है। उनका मानना था जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस हर पढ़े लिखे आदमी को गद्दार मानता हूँ जो उनकी कीमत पे शिक्षा पाकर भी उनकी परवाह नहीं करता। तो आंसर यही होगा इसका पहला आंसर सही होगा इसका पहला। अगला होगा पॉलिटिकल साइंस, 15 क्वेश्चन रहेंगे और इसका जो क्वेश्चन रहेंगे वो होंगे यूएनओ से रिलेटेड, इसकी उत्पत्ति, इनके अंग और जो विशेषीकृत एजेंसियां हैं, ये वाला टॉपिक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 31 का, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना के ऐतिहासिक क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित सम्मेलन जो हुए थे उनको उनके घटित होने के सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। घटित होने के कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है यहाँ पे कौन सा है? पहला सबसे पहले आ जाएगा आपका अटलांटिक चार्टर। जो अटलांटिक चार्टर है ये हुआ था आपका 1941 में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और फिर इनको सही क्रम में लगा लेंगे। सबसे पहले जो अटलांटिक दिया है यहाँ पे ये हुआ था 1941 में। एक सेकंड रुकना। अटलांटिक चार्टर है 1941 में दिया है। सेकंड वाला कौन सा दिया है यहाँ पे? याल्टा सम्मेलन। जो ये याल्टा सम्मेलन था ये हुआ था 1945 में। 1945 में हुआ था। उसके बाद में थर्ड दिया है डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन। तो ये हुआ था 1944 में। ये हुआ था 1944 में हुआ था, 44 में। और सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन है यहाँ पे, फ्रांसिस्को सम्मेलन, तो ये हुआ था अप्रैल जून में 1945 में ही, 1945 में। अब इनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला हो जाएगा अटलांटिक चार्टर। तो पहला हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे। तो ये और ये दोनों गलत हो जाएंगे। पहले नंबर पे होगा अटलांटिक चार्टर, दूसरे नंबर पे आएगा डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 1944 का। तो एक और फिर आएगा सीधा 3। तो यहाँ पे 2 दिया है तो ये गलत होगा और आंसर कौन सा निकला हमारा? पहला। उसके बाद आएगा सेकेंड नंबर यानी याल्टा सम्मेलन और फोर्थ नंबर पे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसकी जो शक्तियां और कार्य हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे नेगेटिव पूछा है? नेगेटिव है। पहला है कि ये सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे नए सदस्यों को प्रवेश देने का निर्णय लेती है, ये बात सही है। सेकंड कह रहा है कि यूएनओ का जो वार्षिक बजट तैयार करना और उसे पारित करना महासभा का एक मुख्य कार्य है, ये भी सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। इसके द्वारा पारित जो प्रस्ताव है सभी सदस्य देशों पे कानूनी रूप से अनिवार्य और बाध्यकारी होते हैं। तो ये बात यहाँ पे गलत दी गई है। महासभा यानी जनरल जो असेंबली है उसके द्वारा पास किए गए प्रस्ताव केवल सिफारिश या सुझाव होते हैं, वे देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। केवल सुरक्षा परिषद के निर्णय ही कानूनी रूप से अनिवार्य होते हैं। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो सी नेगेटिव है। और इसके जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य या फिर जो सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है, ये भी सही है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव इसका सी होगा। अगला है 33 का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में जो वीटो पावर है, निषेधाधिकार, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है ये भी देखना है। पहला कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रक्रियात्मक मामले को छोड़ करके अन्य सभी जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उनमें निर्णय के लिए 9 सकारात्मक वोटों के साथ 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना अनिवार्य है। ये बात सही है यहाँ पे।
सेकंड कह रहा है कि यदि भी कोई भी स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से कोई भी एक जो है साथ नहीं देता है, समर्थन नहीं करता है, तो उसे रोकना भी नहीं चाहता, यानी कि लेकिन उसे रोकना भी नहीं चाहता है, तो वह मतदान के समय अनुपस्थित भी रह सकता है, उसे वीटो नहीं माना जाता। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो यहाँ दोनों ही बातें यहाँ पे सही कही गई हैं। पहला और दूसरा दोनों बातें सही हैं। यदि भी कोई भी स्थायी देश हो गया किसी भी फैसले को रोकना नहीं चाहता बल्कि सिर्फ अपना विरोध दर्ज करना चाहता है, तो वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है और ये वीटो नहीं गिना जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ओके, आंसर इसका क्या है? सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है और सही कूट को छांटना है। पहला कह रहा है कि इसके 15 न्यायाधीशों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा स्वतंत्र रूप से 9 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ये बात सही है, 9 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। सेकंड कह रहा है कि न्यायालय की जो गण पूर्ति होती है उसके लिए न्यूनतम 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये भी सही है। और इसके द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं वो अंतिम होते हैं, इनके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती। लेकिन ये केवल स्टेट्स के विवाद सुनता है, व्यक्तियों के विवाद नहीं सुनता, यानी राज्यों के ही विवाद सुनता है। ये बात भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बातें सही है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मुख्य अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे नेगेटिव बताना है। इसके वर्तमान में कुल 54 देश सदस्य देश हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है, तो ये बात सही है, 54 सदस्य देश हैं। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का, और इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर हो जाते हैं। ये भी सही है यहाँ पे। थर्ड है कि इस परिषद में सदस्य केवल देश को वीटो पावर प्राप्त होती है। ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव वाला ही। नेगेटिव ही पूछा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव वाला ही हो जाएगा। इनके पास में वीटो पावर नहीं होती और यहाँ पे फैसले साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। जो वीटो पावर केवल और केवल सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्यों के पास में होती है, और जो आर्थिक सामाजिक परिषद के पास में कोई भी वीटो पावर नहीं होती है। ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे सी जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो यूएनओ की विभिन्न विशिष्ट एजेंसियां हैं, जैसे यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ, इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करती है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायशीलता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके वर्तमान स्वरूप को स्पष्ट करता है? तो पहला है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो न्यायशीलता परिषद है उसके बारे में, ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात हो रही है। तो पहला है, ये अंग अभी भी यूएनओ का सबसे सक्रिय और शक्तिशाली अंग बना हुआ है, सबसे शक्तिशाली अंग बना हुआ है। ये गलत है यहाँ पे। सेकंड है कि 1994 में पलाऊ, यानी कि उसमें स्वतंत्र होने के बाद से इस परिषद के कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। तो ये बात यहाँ पे सही कही गई है। न्यायशीलता परिषद की बात करें तो उसका काम उन गरीब और गुलाम इलाकों की देखरेख करना है जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और 1994 में इसका आखिरी इलाका था पलाऊ, आज़ाद हो गया था और अब इस परिषद का काम खत्म हो गया था, तो इसको सस्पेंड कर दिया, यानी निलंबित कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड आंसर सही। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका के संदर्भ में एजेंडा फॉर पीस नामक ऐतिहासिक दस्तावेज 1992 में किस महासचिव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने शीत युद्ध के बाद में यूएन की शांति स्थापना की भूमिका को पुनर्गठित किया था? कौन सा था वो? तो ये हो जाएगा यहाँ पे जेवियर पेरेजे डी क्यूआर, ये गलत है। बुतरस घाली, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी, बुतरस घाली। 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हुआ था तब शीत युद्ध भी समाप्त हुआ था। तब दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए नए तौर तरीके तय करने के लिए तकनीकी मिस्र के महासचिव थे बुतरस घाली। उन्होंने ही 1992 में एन एजेंडा फॉर पीस के नाम से रिपोर्ट पेश की थी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण, जो यहाँ पे लोकतंत्रीकरण का विस्तार और मांग के संदर्भ में गठित G4 समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है जो स्थायी सदस्यता की दावेदारी करता है? तो इसमें कौन सा देश सदस्य शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल
नहीं है। उन 4 बड़े और शक्तिशाली G4 है, वो 4 बड़े शक्तिशाली देशों का ग्रुप है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट, जो परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। इस ग्रुप में भारत जो है वो जर्मनी, ब्राजील और जापान तीनों चारों शामिल हैं और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? डी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अध्याय और अनुच्छेद के तहत शांति प्रवर्तन और सुरक्षा परिषद के द्वारा सैन्य कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है जब किसी देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरा पहुंचाया गया हो? कौन से आर्टिकल या अध्याय की बात हो रही है? तो यहाँ पे हो जाएगा अध्याय 7 और आर्टिकल 42, यानी बी। आंसर होगा इसका बी। इसमें यूएन चार्टर अध्याय 7 शांति को खतरा होने पर की जाने वाली कड़ी कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 42 के तहत अगर कोई भी आर्थिक पाबंदियां काम नहीं आती हैं तो सुरक्षा परिषद दुनिया में शांति बहाल करने के लिए थल सेना होगी, जल सेना हो गई, इसमें सीधे सैन्य कार्रवाई यानी मिलिट्री एक्शन का आदेश दे सकती है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संकट के दौरान किस वर्ष पारित किया गया था और जिसे सुरक्षा परिषद में गतिरोध होने पे महासभा को शांति स्थापना की शक्ति दी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका कोरियाई संकट 1950। कोरियाई संकट 1950। इसमें कोरियाई युद्ध के समय में 1950 में सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के विटो के कारण कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा था। तभी अमेरिका के प्रयास से महासभा ने जो यहाँ पे प्रस्ताव पास किया था, कौन सा प्रस्ताव था वो? शांति के लिए एकता प्रस्ताव था, यूनिटिंग फॉर पीस प्रस्ताव पास किया था। और उसके बाद में इसके तहत नियम बना करके अलग सुरक्षा परिषद विटो के कारण ठप हो गए थे, जो महासभा शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। तो आंसर होगा कोरियाई संकट 1950। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन और उसकी जो विशिष्ट एजेंसियां हैं उनके मुख्यालयों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनके मुख्यालय दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो एक यहाँ पे एक का मुख्यालय गलत दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है? पहला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा वियना यानी ऑस्ट्रिया में। तो ये पहला तो सही मिलान दिया है। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें तो FAO का रोम इटली में है, ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इसका जेनेवा में स्विट्जरलैंड में दिया गया है, ये बात गलत हो जाएगी। इसका हो जाएगा लंदन में। कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे लिख लो। ये जो यहाँ पे हो जाएगा ये गलत दिया गया है, इसका हो जाएगा आपका लंदन में। अगर पूछ ले तो कहाँ पे हो जाएगा? लंदन में हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में होगा। तो इसका यहाँ पे गलत दिया गया है और गलत ही पूछा गया है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में, ये भी सही है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख महासचिव, इनकी नियुक्ति के संबंध में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सेक्रेटरी जनरल की जो नियुक्ति होती है उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें 2/3 बहुमत से सीधा चुनाव होता है? नहीं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे महासभा द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। इसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है, ये बात यहाँ पे सही है, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। वर्तमान में कौन हो जाएंगे इनके अध्यक्ष? एंटोनियो गुटेरेस, ये भी लिख लो आपके महासचिव वर्तमान में। वर्तमान में अगर पूछ ले, ये कई बार पूछा भी जा चुका है वर्तमान अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे आपके एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान जनरल जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरस है। और इसमें पहले सुरक्षा परिषद कमरे में नाम तय करती थी। इसमें 5 स्थायी सदस्य जो थे उनका राजी होना अनिवार्य था, यानी कोई भी विटो न करे। फिर उस नाम की सिफारिश महासभा को भेजते हैं और फिर महासभा उस पर मोहर लगाती है। अगला है 43 का, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस बल को ब्लू हेलमेट्स के नाम से जाना जाता है? ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। तो पहला है यहाँ पे क्या दिया गया है? यूएन के महासचिव के प्रशासनिक अधिकारियों को सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले भेजी गई सेना या फिर पुलिस कर्मियों को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुरक्षा गार्ड को, या केवल अमेरिकी नौसेना के विशेष कमांडो दस्ते को। तो ये जो ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले भेजी गई जो सेना या फिर पुलिस बल होते हैं उनको।
किसको कहा जाता है? जब दुनिया किसी कहीं पर भी शांति स्थापित करनी होती है दुनिया में, तो सदस्य देश हो गए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य देश हो गए, उनकी वो अपनी-अपनी टुकड़ियाँ भेजती हैं। इन सैनिकों को अलग से पहचानने के लिए हल्के नीले रंग के हेलमेट या टोपी दी जाती है और इसी को हम बोलते हैं ब्लू हेलमेट्स, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई भी सेना नहीं होती है। नेक्स्ट है 44 का, निम्नलिखित में से किस सुधार प्रस्ताव या फिर रिपोर्ट का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के सांगठनिक ढांचे में व्यापक बदलाव और मानव अधिकार परिषद की स्थापना और उत्तरदायित्व की रक्षा के सिद्धांत से संबंधित है? पहला है इन लार्जर फ्रीडम रिपोर्ट, सेकंड है ब्रीहिम रिपोर्ट, थर्ड है न्यू ओरिएंटेशन दस्तावेज और फोर्थ है सहस्त्राब्दी घोषणा पत्र। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, इन लार्जर फ्रीडम रिपोर्ट, पहला सही हो जाएगा। साल 2005 में तत्कालीन महासचिव थे कोफी अन्नान, इन्होंने इन लार्जर फ्रीडम नाम की एक ऐतिहासिक रिपोर्ट दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर पुराने जो मानव अधिकार आयोग थे उनको बदल करके मानव अधिकार परिषद बनाया गया था। दुनिया के नागरिकों को नरसंहार से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट यानी कि R2P का सिद्धांत माना गया था इसको। तो ये जो हो जाएगा इन लार्जर फ्रीडम रिपोर्ट कोफी अन्ना के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, पहला सही होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल साइंस का, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत में सदस्य देशों को कौन सा विशेष अधिकार प्रदान किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद है? पहला है किसी भी संधि को मानने से इनकार करने का अधिकार, विदेशी आक्रमण की स्थिति में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा करने का जो अधिकार है अंतर्निहित का सेल्फ डिफेंस का अधिकार, सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना किसी अन्य देश पे परमाणु हमला करने का अधिकार या महासभा के बजट सत्र का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का अधिकार। तो आर्टिकल 51 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 51 है, उसमें विशेष अधिकार दिया गया है, वो होगा आपका विदेशी आक्रमण की स्थिति में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का अंतर्निहित अधिकार इसमें शामिल है। पहला कौन सा हो जाएगा, इस आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इकोनॉमी का। इसमें उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस, अर्थ प्रकार, उदासीनता वक्र, ये पहले भी हमने कई बार कर चुके हैं, तो ये टॉपिक आज का इसमें प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे 46 का, यानी तो इको का पहला क्वेश्चन है अल्फ्रेड मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की बुनियादी मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है यहाँ पे रेडिनल, यानी कि उपभोक्ता पूरी तरह से विवेकशील होता है और वो अपनी सीमित आय से संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, ये सही है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव स्थिर रहती है और वस्तु को मापने का पैमाना बनती है, दोनों बातें यहाँ पे सही कही गई हैं, तो आंसर तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण की दो बुनियादें थी, मुख्य बुनियादें। पहली कि ग्राहक पूरी तरह से समझदार है और अपने सीमित पैसों से सबसे ज्यादा संतुष्टि पाना चाहता है, निःसुख पाना चाहता है, और दूसरी ये थी कि जो ये सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहेगी, क्योंकि मार्शल पैसों को संतुष्टि मापने का एक पैमाना मानते थे, यानी कि थर्मामीटर की तरह एक पैमाना होता था कि ग्राहक संतुष्ट है या नहीं ये मापने की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, इसके अपवादों या फिर जो इसकी सीमाएं हैं उनके संदर्भ में कौन सा सही मानते हैं? पहला कह रहा है कि यहाँ पे यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी हैं, जैसे पानी की बूंदे, तो प्रारंभ में ही सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ सकती है, सही है। मुद्रा और दुर्लभ डाक टिकट या कलाकृतियों के संदर्भ में मामले में ये नियम कभी लागू नहीं होता, क्योंकि इसकी उपयोगिता जो अंत में बढ़ सकती है। उपभोग की जो प्रक्रिया है उसमें यदि समय का अंतराल टाइम गैप बहुत लंबा है तो ये नियम अपनी निरंतरता खो देता है, यानी कि आपको टाइम पे चीज नहीं मिल रही है उपभोग करने के लिए, भूख लगी है लेकिन टाइम पे नहीं मिल रही है, अलग अलग टाइम पे मिल रही है, बीच का जो गैप है वो बहुत लंबा है, तो ये नियम अपनी निरंतरता खो देता है। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सारे के सारे कथन, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सारे सही हैं।
नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं एक्स और वाई को खरीदता है। मार्शल के सम सीमांत उपयोगिता नियम के अकॉर्डिंग उपभोक्ता को अपने पैसे से अधिकतम संतुष्टि तब मिलेगी जब दो वस्तुएं खरीदी हैं, तो उसको संतुष्टि कब होगी? तो उसको संतुष्टि मिलेगी जब वो दोनों वस्तुओं एक्स और वाई पे खर्च किए गए आखिरी रुपए से मिलने वाली संतुष्टि आपस में बिल्कुल बराबर होगी। इसका मतलब ये होता है कि एक ग्राहक अपने पैसे को दो सामानों पे इस तरह से बांटता है, कोई भी सामान लिए उसने, पहला और दूसरा सामान एक्स और वाई, तो इस तरह से खर्च करता है कि दोनों सामानों के ऊपर खर्च किए गए अंतिम रुपए का सुख संतुष्टि बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, मैंने इस पे भी इतना ही खर्च किया, इस पे भी इतना ही खर्च किया, दोनों चीजें मेरे लिए बराबर हैं, तो उनका जो अंतिम सुख हो जो होगा, संतुष्टि होगा, बिल्कुल बराबर बैठ जाएगी। यदि फार्मूला स्टिक होगा तभी ग्राहक का बजट पूरी तरह से संतुलित रहेगा, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पे उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस की बात हो रही है, तो इसकी अवधारणा मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण पे आधारित है। और उपभोक्ता की बचत को गणितीय रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? गणितीय दृष्टि से किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उपभोक्ता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई कीमत या वह कीमत जो देने को तैयार था, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ये होगा कि वह कीमत जो उपभोक्ता किसी वस्तु के देने के लिए तैयार था, विलिंग टू पे, वह कीमत जो उसने वास्तव में भुगतान की, एक्चुअली पेड, यानी कि जो कीमत वो देने के लिए तैयार था, जो उसने सोची थी और उसने फिर बाद में जो जो तय की, यानी कि असल में दी है उसने। इसका मतलब ये होता है कि ग्राहक की मानसिक जो फायदा हम इसको बोलते हैं, उपभोक्ता की बचत का मतलब होता है ग्राहक का मानसिक फायदा। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको कोई भी बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी है, आप पानी की बोतल खरीदने के लिए जाते हो, 50 रुपए देने को तैयार रहते हो क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है। लेकिन अगर आपको वो बोतल बाजार में केवल 20 रुपए में मिल गई, यानी कि आप 50 रुपए देने को भी तैयार हो, वो मिल गई आपको 20 रुपए में, तो आपके 30 रुपए बच गए और आपकी प्यास भी मिट गई। तो यही जो होगी वो उपभोक्ता की बचत मानी जाती है, तो इसको बोलते हैं उपभोक्ता की बचत, वो जो आप असल में पे करना चाहते हो और जो असल में पे की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन द्वारा प्रतिपादित क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण ने मार्शल के सिद्धांत की किस मुख्य आधार पे आलोचना की थी? किस मुख्य आधार पे उन्होंने आलोचना की थी? तो उन्होंने ये आधार दिए थे, पहला कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसे थर्मामीटर की तरह सटीक संख्याओं यानी यूटिल्स में मापना असंभव है, यानी कि हम कितना खुश हुए हैं हम ये माप नहीं सकते, वो हमारी फीलिंग है, तो ये भी सही है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी भी स्थिर नहीं रहती है, क्योंकि आय बदलने में मुद्रा का महत्व भी बदल जाता है, तो ये भी सही है। अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो आपके लिए थोड़े से पैसे मायने नहीं रखती, तो जो मुद्रा का महत्व है आपको वो फील नहीं होगा। जो अब अंबानी है उसके लिए 150 रुपए की क्या ही वैल्यू होगी, और जो गरीब है, जो रोड पे बैठे हैं, उनको हम 10 रुपए भी दे दें तो उनके लिए वो 10 रुपए भी बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो इसी तरह से कि सीमांत उपयोगिता कभी भी स्थिर नहीं होती, घटती बढ़ती रहती है वो आय के अकॉर्डिंग, तो उस तरह से मुद्रा की जो वैल्यू होती है, महत्व होता है, वो भी बदल जाता है। मार्शल ने वस्तुओं के बीच में अंतर्निर्भरता की उपेक्षा की थी, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे तीनों बातें ही सही, तीनों ही मुद्दे उठाए थे उन्होंने जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन के द्वारा। जो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण है उसने मार्शल के सिद्धांत के किस आधार की आलोचना की थी? तो ये मार्शल ने सारे सिद्धांत दिए थे, इन तीनों की आलोचना की थी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 का, उदासीनता वक्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे नीचे दिया है कि कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते क्योंकि तार्किक विसंगति उत्पन्न होती है और उपभोक्ता के विवेकशीलता का नियम टूटता है, तो पहला तो सही हो जाएगा। पहला क्या होगा? सही होगा। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर अंतोदर यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, जिसका कारण बढ़ती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है, तो पहला तो सही है, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। जब भी अलग अलग संतुष्टि स्तर है उसको दिखाने वाले वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और जो सेकंड वाला गलत हो जाएगा वो इसलिए क्योंकि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स जो होता है बढ़ती दर की वजह से नहीं, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर की वजह से होते हैं, तो यहाँ पे बढ़ती हुई की वजह से नहीं होते, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, वो घटती हुई जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है उसकी वजह से होते हैं, तो यहाँ पे सेकंड गलत है और पहला सही है, तो आंसर क्या होगा? केवल एक। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, उसका वास्तविक आर्थिक अर्थ क्या है?
इसका वास्तविक आर्थिक अर्थ क्या है? तो जैसे जैसे उपभोक्ता के पास में एक्स वस्तु, कोई भी एक वस्तु है, एक्स वस्तु, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, तो एक्स की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई की जो मात्रा है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल इंसान है, उसका स्वभाव यही होता है कि जो चीज़ हमारे पास पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो हमारे मन में उसकी कदर यानी कि वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जैसे-जैसे हमारे पास में सामान एक्स बढ़ता जाएगा, तो हम उसके लिए सामान वाई की जो कम से कम मात्रा होगी, उसको त्याग करने के लिए तैयार हो जाएँगे। इसी व्यवहार को और जो हम इक्को में क्या बोलते हैं, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर या फिर एमआरएस बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला हो जाएगा ए। यदि दो वस्तुएं दी गई हैं एक्स और वाई, एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न है, जैसे कि 5 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का नोट, तो उपभोक्ता का उदासीन वक्र किस आकार का होगा? किस आकार का होगा? तो ये एक तरह की जो ऋणात्मक ढाल वाली सीधी सरल रेखा होगी, उस तरह का होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब भी दो वस्तुएं हैं एक दूसरे के पूर्ण विकल्प या परफेक्ट रिप्लेसमेंट होती हैं, कोई भी 5 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का नोट दोनों बराबर ही तो हैं। दुकान में 5 रुपए की चीज़ लेने जाओगे तो सिक्का दो या आप नोट दो, आपको चीज़ वही मिलनी है। तो उनको आपस में बदलने पर जो एमआरएस है वो हमेशा एक ही जगह रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। 5 रुपए का सिक्का लेकर के आपको 10 रुपए का नोट मिल रहा है, तो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा, उसके 5 नुकसान हो जाएगा, आपको 5 का फायदा हो जाएगा। तो ये जो 5 के बदले 5, चाहे वो सिक्का हो या नोट, उनको अदला बदली करोगे तो वो सेम रहेगा। तो ये जो हो जाएगा वो एक तरह की सरल सीधी रेखा, ना तो ये घटेगी बढ़ेगी और ना ही ये जो है कहीं पर भी ऊपर नीचे होगा, तो ये होगी एक तरह की सरल रेखा बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का। 54 में पूछा है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक ग्राहक सबसे अधिक संतुष्ट और संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है जब निम्नलिखित में से दो शर्तें पूरी होती हैं उसकी। उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात हो रही है, एक ग्राहक कब संतुष्ट होता है, उसकी दो विशेषताएं बतानी है आपको। पहला यहाँ पे कह रहा है कि वस्तुओं को बदलने की ग्राहक की दर उनकी बाजार कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही कही गई है, पहली ही बात यहाँ पे सही कही गई है, बराबर होनी चाहिए और संतुलन बिंदु पे उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि जब भी तटस्थता वक्र विश्लेषण में ग्राहक के संतुलन की बात आती है, ग्राहक के संतुलन की दो शर्तें होती हैं। एक तो ग्राहक के बदलने का आंतरिक हिसाब बाजार की असली कीमत के अनुपात के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कि यानी कि वो किस हिसाब से चीजें खरीद रहा है, कितने पैसे उसने टोटल किए हैं और बाजार वालों में भी उतना ही टोटल किया, वो बराबर आ जाए। और यानी बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है, यानी कि उसका बजट था उतनी चीजें उसने ली, और दूसरी तरफ छूने वाले बिंदु पे ग्राफ केंद्र की ओर झुका होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो ये दो शर्तें होनी चाहिए। तो ये पहला ही यहाँ पे सही किया गया है, आंसर सही है पहला। नेक्स्ट है बजट रेखा। बजट रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत हो जाएगा? कौन सा गलत हो जाएगा बजट रेखा से रिलेटेड? तो इसमें यहाँ पे है बजट रेखा का जो ढाल है दो वस्तुओं की बाजार कीमतों के अनुपात को दर्शाता है, ये सही है, पहला सही है। सेकंड है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर बजट रेखा अपने मूल स्थान से दाईं ओर जो समानांतर रूप से खिसक जाती है, ये भी सही है। यदि एक्स की कीमत गिर गई तो जो बजट रेखा है एक्स एक्स पे सिरा बाहर की ओर दाईं ओर घूम जाता है और वाई एक्स पे सिरा स्थिर रहता है। यानी कि एक्स की कीमत गिरी है तो सिर्फ एक्स का ही चेंज होगा, वाई का सेम रहेगा। और यहाँ पे है बजट रेखा उपभोक्ता की केवल इच्छाओं को ही दर्शाती है, उसकी क्रय शक्ति जो परचेजिंग पावर होती है उसकी सीमाओं को नहीं दर्शाती। तो ये परचेजिंग पावर को भी दर्शाती है, ये वो खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, ये इसको भी दर्शाता है। ग्राहक की जो आर्थिक क्षमता होती है उसकी क्रय शक्ति परचेजिंग पावर की अंतिम सीमा को ही दिखाती है ये लाइन। और बजट लाइन के बाहर का कोई भी सामान ग्राहक अपनी सीमित आय के कारण कोई भी नहीं खरीद सकता। यदि उसके पास में सिर्फ 5,000 रुपए हैं और उसको चाहिए फ्रिज कूलर एसी, तो 5,000 में सारा सामान नहीं खरीद सकता, यानी बजट नहीं, उसका उतना बजट ही नहीं है चीज लेने का। तो ये बजट चीज रेखा जो होती है ये उसकी परचेजिंग पावर को भी दर्शाती है, क्रय शक्ति को भी, कि वो खरीद सकता है या नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 का। उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से कीमत प्रभाव प्राइस इफेक्ट को किन दो प्रभाव के योग के रूप में विभाजित किया जाता है, जिसे स्लट्सकी और हिक्स का विरोधाभास भी कहा जाता है। तो पहला है आय प्रभाव, जो इनकम इफेक्ट प्लस में प्रतिस्थापन प्रभाव,
जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। दूसरा है मांग प्रभाव प्लस पूर्ति प्रभाव, सीमांत प्रभाव प्लस कुल उपयोगिता प्रभाव और गिफिन प्रभाव और वेबलन प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला होगा, आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट प्लस में प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब भी बाजार में कोई भी सामान सस्ता होता है तो ग्राहक की जो असली क्रय शक्ति, उसकी जो खरीदने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। सामान सस्ता होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा खरीदोगे, आपके मन में एक खुशी की लहर आएगी कि ये सामान पे इतनी छूट है, वो इतनी सेल आ गई, सस्ती हो गई ये सामान। तो इसे हम आय का प्रभाव बोलते हैं। और जो महंगे सामान को छोड़ करके इसे सस्ते सामान को अधिक खरीदता है तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि चेंज करना, प्रतिस्थापन करना। अगर उसको फ्रिज कूलर चाहिए और उसमें कपड़ों की सेल लगी है तो वो भाग करके सारे कपड़े खरीदेगा कि चलो इसमें सेल लगी है तो पहले यही खरीद लेते हैं, अपनी जो कमाई है उसमें से ये सारी चीजें आएंगी, सभी के लिए कपड़े आ जाएंगे। तो ये वो प्रतिस्थापन की दर प्रभाव बोलते हैं कि चीज से शिफ्ट कर जाना दूसरी साइड में। इन दोनों प्रभाव के योग को ही कुल कीमत प्रभाव यानी कि प्राइस इफेक्ट बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा, आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है 57 का, गिफिन वस्तुएं, जो गिफिन गुड्स हैं उनके मामले में आय प्रभाव इनकम इफेक्ट का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, जो मांग के नियम का अपवाद बनता है। मांग के नियम का अपवाद बनता है तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आय प्रभाव धनात्मक होता है और ये प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है, इससे कीमत गिरने पे मांग घट जाती है। तो आंसर पहला ही हो जाएगा, ए ही इसका सही होगा। गिफिन वस्तुएं वो होती हैं जैसे कि बहुत ही घटिया अनाज या फिर कोई भी बाजरा हो गया, इस तरह का अनाज, मांग के नियम का अपवाद होती हैं। जब भी इनकी कीमत कम हो जाती है, गिरती है, तो ग्राहक खुद को अमीर महसूस करने लगता है। वो घटिया अनाज खरीदना कम करके उसकी जगह पे अच्छी चीजें जैसे गेहूं चावल खरीदने लगता है। यहाँ पे घनात्मक आय प्रभाव यानी प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत हो गया, इससे कीमत गिरने पर भी मांग घट जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगर कोई भी घटिया क्वालिटी की चीज आपको मिल रही है, उसकी कीमत गिर गई इसी वजह से, तो आप क्या करते हो, कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज है उसकी तरफ आकर्षित होते हो कि चलो ये तो बहुत ही घटिया चीज है, वैसे भी इसकी मांग पहले से ही कम थी, अब तो ये और गिर गया है तो इसकी क्वालिटी भी बढ़िया नहीं होगी, तो इसको हम क्यों ही ले, इससे अच्छा हाँ हम ये वाली ले ले, पैसे थोड़े से भले ही ज्यादा हो लेकिन फिर भी हम ये खरीद लेंगे, ये अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पहनने में अच्छा है। कोई भी वस्तु आप ले रहे हो तो आप दूसरे अच्छी चीज की तरफ में जाते हो, तो वो हो जाती है आपकी प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होना। घनात्मक आय प्रभाव और प्रतिस्थापन आय प्रभाव से अधिक मजबूत होना, यानी कीमत गिरने पर भी मांग घट जाती है। और 58 का है, हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव के संदर्भ में जब किसी वस्तु की सापेक्ष कीमत बदलती है तो उपभोक्ता को संतुष्टि के उसी पुराने स्तर पर बनाए रखने के लिए उसकी जो मौद्रिक आय में जो कमी आती है उसे हिग्स ने क्या नाम दिया था, उसे हिग्स ने नाम क्या दिया था, तो इसको नाम दिया गया था आपका क्षतिपूरक परिवर्तन। हिग्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो ग्राहक की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है। कोई भी चीज सस्ती होती है तो उसकी आय बढ़ जाती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं क्योंकि वो चीज बहुत सस्ती है। यदि हम उसकी बढ़ी हुई आय में से कुछ पैसे इस तरह से छीन लें या कम कर दें कि वापस उसके पुराने संतुष्टि स्तर पे आ जाए, यदि उसके पैसे किसी ने चुरा लिए, गुम हो गए, तो उसकी फीलिंग वैसी ही हो जाएगी कि भाई उसके पास में पहले से ही कम पैसे हैं। तो पैसों की गई जो काट छाट है उसको अर्थशास्त्र में क्षतिपूरक परिवर्तन कहा गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्षतिपूरक परिवर्तन। नेक्स्ट है 59 का, जब भी कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंच के स्थिर हो जाती है तो उसे उस बिंदु को अर्थशास्त्र में तकनीकी शब्दावली में क्या कहते हैं, स्थिर हो जाती है तो उसको पूर्ण तृप्ति का बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, सेटिटी क्या बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं पूर्ण तृप्ति का बिंदु, पूर्ण तृप्ति का बिंदु। जब भी कोई चीज को लगातार उपभोग करते हो, बार बार आप उसको यूज करते हो, तो उसकी जो कुल उपयोगिता होती है वो अधिकतम बिंदु पे पहुंच जाती है। इसके बाद में पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। कोई आपको एप्पल खाना है, आपको बहुत भूख लगी है, एप्पल दे दिया आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड एप्पल दे दिया फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर पेट भर गया आपको थर्ड फोर्थ एप्पल, लगातार बहुत सारे एप्पल मिल रहे हैं तो आपको उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी क्योंकि आपका पेट भर गया, आपकी भूख मिट गई, यानी कि सीमांत उपयोगिता जीरो हो गई आपकी। और उस स्थिति को पूर्ण तृप्ति बिंदु बोलते हैं, यानी कि आप पूरी तरह से तृप्त हो गए हैं। इसके बाद भी उपभोग जारी रखते हो तो वो नुकसानदेह हो सकता है, यानी कि आपकी नुकसान कर सकता है, आप वोमिट कर सकते हो, इस तरह से कोई भी नुकसान हो सकता है जरूरत से ज्यादा यूज करने पे, तो पूर्ण तृप्ति का बिंदु बोलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे उदासीनता मानचित्र की सही व्याख्या करता है। उदासीनता मानचित्र की सही व्याख्या कौन करता है, ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं के वितरण को दर्शाने वाला एक भौगोलिक नक्शा है।
गलत है। ये उदासीनता वक्रों का एक समूह होता है, फैमिली ऑफ आईसीएस, जहाँ पे प्रत्येक ऊंचा वक्र संतुष्टि के कर्मिक रूप से उच्च स्तर को व्यक्त करता है। तो पहला सेकंड वाला यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। एक ही ग्राफ पे बहुत सारे उदासीन वक्र होते हैं, जिसको हम IC1 IC2 हो गया, IC3 हो गया, वो एक ही साथ ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, तो इस उदासीनता मानचित्र कहते हैं। और जो मानचित्र में ग्राफ जितना ऊपर और या फिर दाई तरफ में स्थिर हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर की ओर जाके यहाँ पे स्थिर हो गया कोई भी वक्र, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राहक को उतनी ही ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसमें सेकंड वाला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, आंसर इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो इसका आज की क्लास कैसी थी ये आप जरूर बता देना, इसका आंसर होगा सेकंड। आज की क्लास कैसी थी बस कमेंट करके ये बता देना, और कितने मार्क्स बने हैं अगर आपने चेक किए हो तो। मेरे ख्याल से तो आज का जो टेस्ट था वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का, इजी नहीं था। तो क्लास कैसी लगी ये भी बता देना, लास्ट में कितने मार्क्स आपके बने ये भी बता देना, और कितनी अच्छी सी आपकी तैयारी चल रही है ये भी कमेंट कर देना। कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता हो तो ये भी बता देना, मैं अगले टेस्ट में उसको इंक्लूड कर दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।